हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके। एक बार और मैं बता दूं कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की, उसको बताने की कोशिश की जा रही है। अगर इसमें भी कोई कमी हो, अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय और विमर्श जो भी करना है उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको देखकर अपने आप में सुधार करूंगा, या जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसमें मैं और भी अच्छा बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा भी जो मेहनत है वो भी सफल रहे और आपका भी जो कोशिश है सीखने की ललक है वो भी कायम रहे। तो इसीलिए बिना किसी देरी किए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ प्रश्नावली 4.1 का जो पहला नंबर में 8 क्वेश्चंस है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेन चैनल पेज खोलिएगा तो प्लेलिस्ट में आपको हौसला बैच नाम से मिल जाएगा, वहां पे क्लास 10th के लिए आप वहां पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे पहला सा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा का पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि पहला क्वेश्चन कहा क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक आयताकार भूखंड है, लेकिन इससे पहले इसका जो कंडीशन है वो पढ़िए। बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। यानी क्या करना है, केवल द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण बना है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों से ही मिलकर बना है। अब आप कहिएगा कैसे, तो वहां पे हम लोग दो कंडीशंस होते थे, दो हम लोगों को मिसिंग यहाँ पे बताता था। जैसे दो यहाँ पे जैसे एक बल्ले का कीमत और उसके बाद में गेंद की कीमत, यानी दोनों को एगो को x मानते थे, एगो को y मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग दोनों टर्म को क्या करेंगे, एक ही चर के कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कोई आयताकार क्या है, भूखंड है, और इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। आगे क्या बोला है, क्षेत्र की लंबाई, यानी लंबाई जो है वह मीटर में है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है यह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर यह L का वैल्यू हो जाएगा, यानी जो L है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसी चीज को क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन तैयार करना है, और वह इक्वेशन किससे रिलेट करना चाहिए, तो द्विघात समीकरण से रिलेट करना चाहिए। तो बिना हम लोग किसी देरी किए यहाँ पे मान लेंगे कि आयताकार भूखंड का जो लंबाई है वह क्या है, यहाँ पे x मीटर मान लेंगे। अब देखिए जैसे कि एक गांव में कहावत है कि जो भी काम होगा वह काकी के होगा, यानी काकी के लिए होगा। यानी काकी के लिए मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक लगा रहता है ना कि इसका उसका चाहे मेरा तेरा ये सब लगा रहता है, तो वहां पे सबसे पहले आप लोगों को वहां पे उस चीज को x मानना पड़ेगा जिसके साथ हम लोग क्या मानेंगे, x माने रहेंगे। यानी जो हम लोगों को वहां पे रिलेशन जो दिया रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई जो है वह, अब देखिए यहाँ पे जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो आप किसको x मानिएगा, तो यहाँ पे काकी के किसके साथ ऐड हुआ है, यानी लंबाई जो है वह चौड़ाई के, यानी किसके, चौड़ाई के। चौड़ाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई को मानेंगे x, क्या मानेंगे, चौड़ाई बराबर में x।
मीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर मान लेंगे, यहाँ पे हिंदी में ही लिख लेते हैं मीटर। अब देखिए, एक बात मैं बार बार समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि जिसके साथ का के की लगा हो उसको आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। यानी यहाँ पे बोला है लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से, यानी चौड़ाई के, यानी किसके साथ के लगा तो यहाँ पे चौड़ाई के साथ, तो चौड़ाई को एक्स मान लेंगे। उसके बाद अब इसलिए आयताकार भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो भूखंड की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से, यानी 2 गुने चौड़ाई और प्लस में 1 इतना है। तो चौड़ाई कितना है, x मीटर, यानी क्या हो जाएगा 2 गुने x प्लस में 1, और यह सबको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस में 1 और यही क्या हो जाएगा मीटर। अब प्रश्न में जो दिया गया है आयताकार भूखंड का क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। यानी क्या दिया गया है, चूंकि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि जो आयताकार जो भाग होता है, आयताकार भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल निकालना रहता है तो वह उसके लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह आयताकार भूखंड की लंबाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। और यह कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर, चूंकि यह क्या हुआ है, दे दिया गया है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लंबाई दिया गया है तो यहाँ पे लंबाई क्या दिया गया है, यहाँ पे 2x प्लस में 1 मीटर, क्या दिया गया है, 2x प्लस में 1 मीटर, यानी 2x प्लस में 1 और यहाँ पे क्या दिया है, मीटर, और इसमें गुना कर देंगे। चौड़ाई जो दिया गया है वह x मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मीटर, और यह बराबर में क्या हो जाएगा, 528। यह मीटर स्क्वायर को हम लोग वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मीटर मीटर गुना होगा तो वर्ग मीटर स्क्वायर होगा, यानी वर्ग मीटर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, तो यह इसको हम लोग मीटर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2x प्लस में 1 और गुना में हो जाएगा x, और यह बराबर हो जाएगा 528 के। अब जब x से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2x गुने में x प्लस 1 गुने में x बराबर में 528। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इसका पावर एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस में यह क्या हो जाएगा, x, और बराबर में 528। 528 को चाहे तो इधर ला लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में यह क्या हो जाएगा, 528, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। और यही समीकरण से जो x का वैल्यू आएगा तो जो लंबाई हो जाएगा, अब बोला है ना कि लास्ट में कि लंबाई का समीकरण और चौड़ाई का समीकरण ज्ञात करें, यानी लंबाई और चौड़ाई का समीकरण जो एक साथ सम्मिलित रूप में होगा वह यह हो जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट देखा जाए तो लंबाई का जो समीकरण हो जाएगा वह क्या होगा, 2x प्लस में 1, और यहाँ पर चौड़ाई का जो समीकरण हो जाएगा वह केवल x हो जाएगा। अब आप कहिएगा समीकरण का मतलब तो 0 से तुलना होता है, तो यहाँ पे हम लोग लंबाई को 0 से तुलना कहाँ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका बात सही है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई का यह केवल क्या है, यह मान है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान, और यहाँ पर इसका क्या होगा, समीकरण होगा, और यही इसका क्या होगा, समीकरण होगा। किसके लिए, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन के साथ जो समीकरण होगा। चूंकि इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, इसीलिए केवल यह समीकरण लिख देना है और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा।
अगर हमको लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पता करना रहता तो ये जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है वो एग्जैक्ट नंबर में आता। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर यहाँ तक ही हमको क्या करना था, बताना था। इसीलिए यहाँ तक आपको समझ में ना आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का, अब धनात्मक है लेकिन वह क्रमागत है। क्या है, क्रमागत, यानी सिलसिलवार से, यानी एक के बाद एक के बाद एक है, ऐसे करके। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो क्रमागत कहने का मतलब होता क्या है कि क्रम के अनुसार, यानी उन दोनों के बीच में एक अच्छा सा क्या होना चाहिए, फिक्स डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर 5 है, 7 है और 8 है, तो इसके बीच में देख रहे हैं 5 और 7 के बीच में 2 अंतर है, 7 और 8 के बीच में 1 अंतर है, तो इसको क्रमागत नहीं कहेंगे। कब क्रमागत कहेंगे, जब इनके बीच का जो अंतर है, यानी जो दूरी है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 रहता, 7 रहता, यहाँ पे 9 रहता, तो 5 और 7 के बीच में 2 अंतर है, 7 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 2 अंतर है, तब इसको क्रमागत कहेंगे। अगर वहीं 5, 6, 7, 8, तो 5 और 6 के बीच में 1 अंतर है, 6 और 7 के बीच में 1, 7 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 1 अंतर है। तो जब इसका जो क्रमागत तभी कहेंगे जब दोनों के बीच का जो अंतर है वह कभी भी कहीं भी स्टेप में वह समान होता है, तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रमागत बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो जो भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना जाता है ना, एक को x मानते हैं और दूसरे को x+1 मानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को और भी क्वेश्चंस में दे सकते हैं कि धनात्मक क्या बोलेगा, धनात्मक सम, धनात्मक क्रमागत धनात्मक सम संख्या। तो सम के लिए या विषम के लिए एक को x मानते हैं, दूसरे को x+2, तीसरे को x+4। उसके लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x तथा x+1 है। यानी बताए हैं एक को x मानते हैं तो दूसरे को हम लोग क्या मानेंगे, x+1 मानेंगे, और यही क्या होगा, धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब यहाँ पे अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि यहाँ पे धनात्मक जो पूर्णांक है उसका जो गुणनफल है वह कितना है, 306 है। यानी यहाँ पर क्या है कि गुणनफल जो है, यानी गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, तो 306। अब आपको क्या करना है, वह धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है, चूंकि यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। अब जब दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जैसे यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे दो क्रमागत तो क्या है, संख्याएं हैं, तो इसका गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ, 5 गुने 6, और इसका वैल्यू अगर 30 दिया है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या गुने दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिखेंगे पहली, लिख देते हैं ताकि जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन रहता है उसको चाहते हैं तो ज्यादा स्टेटमेंट हम लोग लेकर ही चलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पहली धनात्मक
संख्या गुना दूसरी धनात्मक संख्या बराबर में 306। पहली जो धनात्मक संख्या है वो कितना है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x गुने दूसरी धनात्मक संख्या कितनी है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 306। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यह वाला टर्म इससे और यह वाला टर्म इससे क्या होगा, अप्लाई होगा। क्योंकि आपको पता है कि a इंटू बी प्लस सी जो होता है वह बराबर हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुने x प्लस x गुने 1 बराबर में 306। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर पावर जुड़ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, x बराबर में 306। 306 यहाँ पे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में x माइनस 306 और बराबर में 0 और इक्वेशन यह क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है 3 नंबर में कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की जो आयु होगी, मान के चलिए x, तो रोहन की माँ की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26 वर्ष। आगे देखिए, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज से जो वर्तमान जो उनका आयु है वह 3 साल बाद अगर उनके आयु का जो गुणनफल किया जाता है तो वह 360 हो जाता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे रोहन और उनकी माँ की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना कि रोहन की, यहाँ पे आया ना की, यानी जहां भी रहेगा का या की या के, वहां पे सबसे पहले उसी को हम लोग x मानते हैं। यानी रोहन की वर्तमान आयु और बराबर में क्या हो जाएगा, x वर्ष। तो फिर आप भी कहिएगा कि अगले में अगर हम लोग मानेंगे कि रोहन की माँ की आयु, तो वहां पे भी तो की आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रोहन की माँ उससे, यानी किससे, तो रोहन से। तो रोहन से क्या हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी है। यानी यहाँ पे अब रोहन की माँ की क्या लिखेंगे, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, रोहन की माँ उससे 26 साल की बड़ी है, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस में 26 और ये क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब चूंकि बोला है कि 3 साल बाद इनके वो जो एज आएगा 3 साल बाद उनके गुणनफल 360 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु बराबर क्या होगा, तो रोहन की आयु 3 साल बाद क्या होगा, वर्तमान आयु से 3 साल ज्यादा होगा। यानी मान के चलिए वह 15 साल का होगा तो 3 साल और 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल बाद बढ़ेगा ही, तो वह 18 साल का हो जाएगा। यानी उसके वर्तमान आयु में हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। यानी यह क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 और यह क्या हो जाएगा, वर्ष। फिर उसी तरह रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ की आयु। तो रोहन की माँ की आयु वर्तमान आयु से 3 साल ज्यादा होगा। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस में 26, x प्लस में 26, इसमें जोड़ देंगे 3 और ये इतना वर्ष क्या हो जाएगा, उनका 3 साल बाद का आयु होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस में 26 प्लस 3 बराबर x प्लस क्या हो जाएगा, 29 और यह क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब चूंकि बोला गया है कि 3 वर्ष बाद आयु का जो गुणनफल होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से लिखेंगे कि आयु का जो गुणनफल है, आयु का गुणनफल
यहाँ पे लिखा गया 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, और यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल जो है वह कितना दिया है, 360 दिया गया है। तो यहाँ पे रोहन का आयु में गुना कर देंगे उसकी माँ की आयु, तो रोहन की आयु कितनी है, x प्लस में 3, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस में 3 और यह गुना कर देंगे किससे, तो x प्लस 29 से, और यह बराबर हो जाएगा 360 के। वर्ष नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो अब इससे दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई होगा किसमें, x प्लस में 29 में, और प्लस 3 से गुना होगा x प्लस में 29 में, और बराबर में क्या हो जाएगा 360। x से गुना करेंगे तो यह x स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में यह क्या हो जाएगा 3x, और प्लस 3 9 27 के साथ हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8 यानी 87, और बराबर में क्या हो जाएगा 360। x x जुड़ेगा, यह अचर पद इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या होता है यहाँ पे 32x प्लस में 87 और माइनस 360, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो इसीलिए माइनस का साइन लगेगा। 0 में से 7 नहीं जाएगा तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचा 2 यानी 273, और यही उनके बीच का जो रिलेशन है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी रेलगाड़ी की कोई चाल होगी समान चाल, और वह जब समान चाल तय करती है तो 480 किलोमीटर तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, यानी कम कर दी जाती है, तो ऑब्वियसली वह क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा, तो वह पहले से 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता है। तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना, यहाँ पे तो दूरी दिया गया है तो चाल मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी का समान चाल बराबर में हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वह 480 किलोमीटर समान चाल से चलता है। तो जब समान चाल से चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें जो दूरी कितना दिया गया है, तो दूरी बराबर में दिया गया है 480 किलोमीटर। तो जब समान चाल से चलेगा तो समान चाल से उसका समय पहले ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे कि इसलिए लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पे 480 किलोमीटर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x किलोमीटर, और पर आवर ऊपर आवर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 480 बटा में x, और यह क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। यानी अगर यह समान चाल से चलता है तो उसको टाइम इतना लगता है। लेकिन अब क्या पता करना है कि जब वह क्या करे 8 किलोमीटर पर आवर से कम चले, यानी यहाँ पे फिर जो चाल हो जा रहा है वह पहले से कितना कम हो जा रहा है, पहले कितना है x किलोमीटर पर आवर, तो पहले से 8 किलोमीटर आवर क्या हो जा रहा है, घट जाए। तो यहाँ पे चाल इतना हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगी ना, दूरी तो बदलेगी नहीं, तो लगा समय क्या हो जाएगा, तो लगा जो समय होगा वह क्या होगा, दूरी बटा चाल, यानी आज 480 किलोमीटर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस, यह जो चाल है वह क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर और पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 480 और बटा में x माइनस 8 और आवर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चाल कम हो जाती है तो लगे समय से 3 घंटा ज्यादा समय लेती है। यानी यह अब लिखेंगे, इसलिए प्रश्न में बोला गया है कि जो चाल कम होने के बाद जो समय है
वह कितना है, तो 480 बटा में x माइनस में 8 आवर। यह क्या हो रहा है, पहले लगे समय से 3 घंटा ज्यादा लेता है, यानी पहले का समय कितना है, तो 480 बटा में x, इससे 3 घंटा वह क्या करता है, ज्यादा टाइम लेता है। यहाँ पे आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 480 बटा में x माइनस में 8 और यहाँ पे बराबर 480 बटा में x और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, 480 बटा x को इधर लेकर आएंगे तो यह यहाँ पे इधर आएगा तो क्या होगा, तो 480 बटा में x माइनस में 8 और माइनस में क्या हो जाएगा, 480 बटा में x और बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में इधर क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 और x का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस में 8 और बराबर में 3। x माइनस 8 से कैंसिल होगा तो x बचेगा, तो 480 में x से गुना होगा तो 480x और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 480 और इंटू x माइनस में क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको जब गुना करके तोड़ेंगे तो यह क्या होगा, तो 480x और माइनस क्या हो जाएगा, 480 से x में गुना करेंगे तो 480 और x और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 गुना में 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 480 गुना में 8 और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और बराबर में यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 480x से कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको गुना करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 480 गुने में 8 और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में 3 से देख रहे हैं कि यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16×48 और यहाँ पे 0 और बट्टा में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 160 गुने में 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। 8 से गुना करेंगे तो 8 × 48 का 8 हासिल 4, 8 × 8 4 12 और बराबर 0 और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको उधर भेजेंगे तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280। अब इसको जब सीधा करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में क्या हो जाएगा, 1280 बराबर में 0 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह करके हम लोग प्रश्नावली जो 4.1 है उसको कंप्लीट कर पाए। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अगर उसमें भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो हल्का सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको गेन हुई हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक कमेंट करके एक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारी मेहनत को देखते हुए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो अपने मन से, अपने इच्छा से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फिलहाल आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।